ऑडियंस के सामने पेश किया जा रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आजकल समाज में हो रहा है, स्पेशली बच्चों के ऊपर प्रेशर के बारे में, और पेरेंट्स के ऊपर जो अर्बन प्रेशर्स रहते हैं और वो किस तरह से बच्चों पर ट्रांसलेट होता है। और कभी कभी पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता है। पेरेंट्स के हिसाब से वो बिल्कुल सही है कि वो अपने बच्चों के लिए एम्बिशियस हैं, बच्चों का भला चाहते हैं, लेकिन उनके सपने जो है वही क्या बच्चों के भी सपने हैं, क्योंकि बच्चे तो अभी इतने छोटे हैं कि उनके सपने बहुत सिंपल रहते हैं कि आज मैं स्कूल जाऊंगा और टिफ़िन बॉक्स में मुझे क्या मिलेगा, या मैं छुट्टी के बाद कौन से दोस्त के साथ आज प्ले डेट करूँगा या किसके साथ खेलूँगा। तो ऐसी एक दो दो जो डिफरेंट वर्ल्ड्स होती है, डिफरेंट यूनिवर्स, एक पेरेंट्स की और एक बच्चों की, उसमें थोड़ा सा क्लैश हो जाता है। पर इसी चीज़ को हम लोग एंटरटेनिंग तरीके से सबके सामने एक मैसेज के साथ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार आप माँ का किरदार निभाने वाले जी। तो कैसा एक्सपीरियंस था, कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, पहले तो जब मेरे पास ये किरदार आया तो मैंने कहा अच्छा मुझे ये रोल ऑफर हो रहा है। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि आपने क्यों सोचा मेरे बारे में, क्योंकि अभी तक मेरा इमेज अलग है, और मुझे बहुत खुशी थी कि ये रोल मेरे पास आया, क्योंकि मैं भी चाह रही थी कि कुछ अलग करूं। तो मुझे कहा गया कि मेरे परफॉर्मेंसेस देखे हैं तो उन्हें लगता है कि मैं ये किरदार भी उसी तरह अच्छी तरीके से निभा पाऊंगी। और मुझे पहले ऐसा लगा था कि चलो माँ का किरदार थोड़ा शायद चैलेंजिंग होगा, क्योंकि रियल लाइफ में मैं माँ नहीं हूँ, किड्स के साथ। पर मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। आई लव स्पेंडिंग टाइम विद किड्स। तो फर्स्ट डे ऑन सेट्स itself was so easy for me and I got along so well with all the kids, especially my on-screen son, जो अजय का किरदार है। और तब से आई थिंक एक वो होता है ना कि हर औरत में there's one motherly instinct somewhere, तो आई थिंक एक पॉइंट के बाद वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सेटल हो गया। तो ऐसा कोई रिसर्च किया था आपने अपने किरदार को लेकर कि ऐसे प्ले करना है या ऐसे प्ले करना है? देखिए, आजकल जो जैसे मेरे मदर का किरदार है स्क्रीन पर, क्या होता है ना, सोसाइटी में जैसे मदर चेंज हो रही है वैसे स्क्रीन पर भी चेंज हो रही है। तो पुराने जैसे मदर्स दिखाते थे, माँ का किरदार होता था, एक टिपिकल सा होता था, वैसा नहीं है अब, और उस हिसाब से आपको भी एज एन एक्टर उसी हिसाब से सोचना है कि आज की मदर कैसी होंगी, चाहे मेरी नेबर हो, मेरी नेबर कैसी मदर है, या आज अगर मेरे फ्रेंड्स हैं वो कैसे रियल लाइफ में मदर्स हैं। आज की मदर्स ऐसा है कि फैमिली और बच्चे उनके लिए प्रायोरिटी है, वो हमेशा ही रहेगा, किसी भी माँ का रहेगा, लेकिन वो अपने बारे में भूल नहीं जाती है, वो अपना भी ख्याल रखती है। तो उतना और बिल्कुल अपने फैमिली के लिए और परिवार के लिए मर मिटने को तैयार है, लेकिन अपने बारे में भूल नहीं जाती है। ऐसा नहीं है कि अपना बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखती है। आपकी बात करें तो आपके ऊपर ऐसा कभी प्रेशर आया था, मतलब जब भी आप छोटे थे तभी ऐसा कोई प्रेशर आया था आप पर माँ बाप का, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? एक्चुअली ऐसा होता है कभी कभी कि क्योंकि जैसे मैं कह रही हूँ पेरेंट्स आपके लिए भला चाहते हैं, तो क्या होता है ना कि मॉम कहती थी अच्छा कि उनका तो ये नंबर आया है, आपका भी आना चाहिए। पर हमारे घर में एक बैलेंस था, क्योंकि डैड कहते थे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो जब आएगा तब आ जाएगा नंबर, नहीं तो कुछ और कर लेगी, ऐसी क्या बात है। तो वो बैलेंस से मुझे बहुत हेल्प हुआ, मुझे और मेरी सिस्टर को, क्योंकि ये हमेशा इनकरेजमेंट रहा हमारे घर में कि एट दी एंड इनके जो ड्रीम्स हैं, इनको जो करना है वो करेंगी और उनको करना चाहिए। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पर एजुकेशन सही मायने में एजुकेशन क्या होता है, सिर्फ नंबर लाना नहीं होता। संस्कार होते हैं, आपने समाज के बारे में क्या सीखा, समझा, आई यू नाइस टू योर नेबर, आई यू नाइस टू योर फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें लोग बहुत बारी भूल जाते हैं
कि ये कितने एक्चुअली एजुकेशन में ये कितना ज़रूरी है, नंबर लाने से ज़्यादा ज़रूरी है. तो these are the things I grew up learning, so that really helps and helped me to become who I am, I think today. और जो chosen profession है मेरा. और इस फिल्म में भी यही कहने की कोशिश की गई है कि एजुकेशन सही मायने में क्या है. इससे पहले भी काफ़ी चाइल्ड पर फिल्में बन चुकी है, जैसे कि चिल्लर पार्टी कहे या फिर तारे ज़मीन पर कहे, जी. जो कि ऐसे सब्जेक्ट पर बनाई गई थी. तो इससे कुछ इंस्पिरेशन लिया गया है? एक्चुअली आई थिंक ये बच्चों की फिल्में थी, तो आई थिंक कंपैरिजन जाहिर सी बात है, लेकिन हमारा जो मुद्दा है, जो जिसे कहते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू या जो अप्रोच है, ये बिल्कुल एक नया अप्रोच है. ये हम लोग सब सारा कुछ एम्बॉडी करने की कोशिश करें कि स्कूल बिगिंस एट होम. ये कभी एड्रेस नहीं किया गया है. स्कूल बिगिंस एट होम. और जैसे मैंने कहा, एजुकेशन सिर्फ नंबर लाना नहीं होता. प्लस जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर प्लस बच्चों के ऊपर प्रेशर, ये दो वर्ल्ड्स का क्लैश. मुझे नहीं लगता ये पहले कभी भी इस मुद्दे पर कभी भी बनाई गई है फिल्म. और मुझे नहीं लगता कि ये एड्रेस की, जिस तरह से हमने एड्रेस किया है, मुझे नहीं लगता अभी तक इस मुद्दे को एड्रेस किया गया है, वो भी एंटरटेनिंग तरीके से. आखिर में जानना चाहूँगा, अपनी ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, और जो माएँ आपको देख रही हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक सबसे पहले तो मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, और सारी माओं का और सबका होना चाहिए, टेक इट इजी फॉर 2015. और ये फिल्म जाइए, देखिए पूरे परिवार के साथ, आपको बहुत मज़ा आएगा. और just love your children, that's all they need actually. एक न्यू ईयर विश दीजिए लास्ट ऑडियंस को. Yeah. Hi, this is Dipanita Sharma and I wish you a very, very happy new year. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you. Okay, that's fine. सबसे पहले तो टेक इट इजी में आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह का किरदार निभाने वाले हो? ये बच्चों की फिल्म है और उसमें दो परिवारों की कहानी है जो एक दूसरे से बच्चों की वजह से जुड़ते हैं. तो मैं एक परिवार के मुखिया का रोल कर रहा हूँ. आई एम द हेड ऑफ वन ऑफ द फैमिलीज़. मेरा पोता है जो स्कूल में पढ़ता है. तो मेरा बेटा है जॉय सेनगुप्ता जो रोल कर रहे हैं. मेरी बहू है जो दीपानिता रोल कर रही हैं. और उनका जो बेटा है, यानी कि मेरा पोता, वो जो स्कूल में पढ़ता है, और उसकी और दूसरे परिवार के बच्चे के साथ जो कुछ घटता है और उसकी वजह से हमारे परिवार में जो घटता है, वो कहानी है इस फिल्म की. तो मैं एक परिवार के हेड ऑफ द फैमिली का रोल कर रहा हूँ. अच्छा, फिल्म में काफ़ी चिल्ड्रंस हैं, तो उनके साथ आपका ट्यूनिंग कैसा था, किस तरह से सेट पे भी? अच्छा रहता था. हमारे जो सीन्स थे, मेरे जो पोता बना है उसके साथ थे ज़्यादातर, क्योंकि कहानी हमारी फैमिली की थी. बहुत सारे बच्चे हैं, हर एक बच्चे के साथ अच्छा रहा, पर हर एक बच्चे के साथ हमारे सीन्स नहीं होते थे, क्योंकि हमारा पोता है उसको लेकर जो कहानी बनती थी उसके साथ जुड़ा होता था. तो जो पोता हमारा बना है उसके साथ तो बहुत अच्छे से सीन्स हुए हैं, आप लोग देखेंगे. बहुत मज़ा आया उसके साथ काम करने में. दूसरे बच्चों ने भी बहुत अच्छा काम किया है, बड़े एंथुजियाज़म के साथ काम किया है, और इसीलिए एक सशक्त फिल्म बन पाई है. जी, फिल्म का मुद्दा जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. बच्चों के ऊपर जो पीयर प्रेशर डाला जाता है उसके ऊपर है. तो कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे इस पीयर प्रेशर में सुसाइड ऐसा कुछ करते हैं. तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, और इस फिल्म से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब वही जैसे आपने कहा, बड़ा रेलेवेंट इशू है पीयर प्रेशर का, जो बच्चों में एक नेगेटिवली कॉम्पिटिटिवनेस जो आ जाती है, और उसमें माँ बाप भी दोषी हैं कि वो इतना प्रेशर बच्चों पे डालते हैं ये करने के लिए, उनको उतनी फ्रीडम नहीं देते. वो इस कहानी का मुद्दा है. और अपने समाज में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं जिसकी वजह से सुइसाइड्स ये वो सारे होता है. और हम इस फिल्म के ज़रिए यही कहना चाहिए कि टेक इट ईजी, जो इस फिल्म का टाइटल है, इतना बच्चों पे प्रेशर मत डालें. उनको आप गाइड करें, अच्छे संस्कार दें, मगर ऐसा प्रेशर मत डालें, इतना उनको बांध मत दें कि वो बेचारे ऐसे घबरा जाएं. उनको एक फ्रीडम दीजिए ताकि धीरे धीरे अपने आप को, अपनी इंडिविजुअलिटी को डिस्कवर करेंगे, और उसमें जो मन से काम करेंगे वो ज़रूर सक्सेसफुल रहेंगे जीवन में.
इससे पहले आपने काफ़ी अच्छे अच्छे किरदार निभाए हैं, तो ये किरदार में ऐसी क्या खास बात थी कि आपने किरदार को एक्सेप्ट किया? नंबर वन, हमारी फिल्म का हीरो ही स्क्रिप्ट है। जब मुझे स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा, जब मुझे बताया सुनील जी ने, तो स्क्रिप्ट पर मैं बिल्कुल ही प्रभावित हो गया और बहुत अच्छी कहानी है इसमें, और दैट इज़ द रीज़न विच आई एक्सेप्टेड दिस रोल। और रोल अपने आप में बहुत अच्छा है क्योंकि कई शेड्स मुझे परफॉर्म करने को मिलते हैं, और ये टॉपिक जो हमने चुना है, जो फिल्म ने चुना है, वो भी बहुत रेलेवेंट है। ये 2-3 वजह हैं जिसकी वजह से मैंने ये फिल्म एक्सेप्ट की। अच्छा, सुनील जी की बात करें तो उनके साथ कैसा था आपका ट्यूनिंग, जैसे कि पहली बार वो आपके साथ आए? हाँ, बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही हमारी, और हम अब दोस्त हो गए हैं। बड़े अच्छे से उन्होंने गाइड किया, और उनकी अपनी पहली फिल्म है, ये दिखता नहीं है, बड़ी मैच्योर लेवल पर डायरेक्शन किए, और हम सबको बड़े अच्छे से डायरेक्ट किया है, गाइड किया है। एज ए रिटल आई थिंक एक अच्छे लेवल के परफॉर्मेंसेस सबके आए हैं इस फिल्म में। बहुत मज़ा आया सुनील के साथ काम करने का। अच्छा, फिल्म जो है न्यू ईयर के टाइम रिलीज होने वाली है, तो कोई पेरेंट्स से कुछ कहना चाहेंगे न्यू ईयर के लिए कि ऐसे चिल्ड्रन को गाइड करना चाहिए, ऐसे कुछ? हाँ, न्यू ईयर 2015 शुरू हो रहा है, तो मैं यही पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि उनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन ही ये होना चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे से गाइड करें। उनको बिल्कुल ऐसे कुछ बांध मत दें, उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने दीजिए, बच्चों को समझिए, और उनको समझने के बाद उनको करेक्ट गाइडेंस दीजिए, और उनको पनपने दीजिए। अच्छे इंडिविजुअल्स ही बनेंगे, करेक्ट संस्कार आप देंगे तो। अच्छा, फिर मैं एक ऑडियंस के लिए न्यू ईयर विश। न्यू ईयर विश हिंदी में। जी, हिंदी में, इंग्लिश में। नमस्ते, आप सबको 2015 का साल बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छा बीते। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू। सबसे पहले तो स्क्रिप्ट की काफ़ी तारीफ हो रही है यहाँ पर, तो आप कैप्टन ऑफ द शिप हैं, तो आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे आया जहन में कि ऐसे कोई मुद्दे पर बनाना चाहिए? जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं धर्मेश पंडित साहब, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, और फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, तो एक लिमिटेड बजट्स के अंदर बनाएंगे हम लोग फिल्म। तो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए, काफ़ी डिस्कशन हुआ कि कॉमेडी बने, सस्पेंस थ्रिलर बने। फिर उन्होंने कहा कि कंपटीशन आजकल बहुत ज़्यादा है, और बच्चों पर इस वजह से प्रेशर बहुत होता है, क्या इस टॉपिक पर कोई फिल्म बन सकती है? तो फर्स्ट रिएक्शन मेरी ये थी कि तारे ज़मीं पे, 3 इडियट्स जैसी बहुत कामयाब और बहुत बेहतरीन फिल्में इस पे बन चुकी हैं, तो एज ए फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट स्टैंड विद द सिमिलर सब्जेक्ट। और बात आई गई हो गई, फिर मैं जाके सो गया, और सोते वक्त मैंने सोचा अच्छा अगर डाकुओं पर शोले बन चुकी है तो कोई डाकुओं पर फिल्म नहीं बनाएगा क्या? मेरा गांव मेरा देश, या और कोई फिल्में नहीं बनेंगी? तो ये अपने आप से मैंने चैलेंज लिया कि अगर थीम द जॉनर अगर सिमिलर है तो क्या हम डिफरेंट स्टोरी या बिल्कुल डिफरेंट ढंग से फिल्म को प्रेजेंट कर सकते हैं एट द सेम टाइम। तो स्टोरी की डेवलपमेंट शुरू की, और फिर फॉर्चुनेटली कुछ इस तरह के आइडियाज़ जहन में आते गए, और फिर हम लोगों ने पहले रिसर्च वर्क किया, काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए, अलग अलग स्कूल्स में हम गए, पेरेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल, किड्स, सभी के इंटरव्यूज़ लिए, और ऐसी सरप्राइजिंग चीज़ें मेरे सामने आई कि मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, ये तो हर घर में कहानी है, कहीं कम लेवल पर, कहीं बहुत ज़्यादा लेवल पर। तो इस पर तो डेफिनेटली फिल्म बननी ही चाहिए, और एक स्ट्रक्चर करना चाहिए इसको इस रिसर्च के ज़रिए। तो स्ट्रक्चर हो गया, एंड देन आई नरेटेड एंड एवरीबडी लव्ड द स्क्रिप्ट, और फिर डिसाइड किया गया फ्लोर पर जाए। तो दिस इज़ हाउ सो एसेंशियली क्योंकि मैंने खुद ही तारे ज़मीं पे और 3 इडियट्स की बात की, डेफिनेटली वो फिल्म्स बहुत बेहतरीन वर्क हैं, वन ऑफ माई फेवरेट्स हैं, लेकिन हमारी फिल्म टेकी तेज़ी उन फिल्मों से, दोनों फिल्मों से बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर खड़ी हुई है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी और स्टाइल ऑफ टेलिंग, स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग। डेफिनेटली जॉनर इज़ सिमिलर कि हम बच्चे पर प्रेशर ना दें। जॉनर इज़ सिमिलर के कि अगर हम एक बच्चे को दूसरे से कंपेयर करेंगे तो ये वाजिब सी बात है कि एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाएगा जो कामयाब है, और जो नहीं है या कम कामयाब है वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जाएगा। तो आउट ऑफ
सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी दो जेन्युइन इनोसेंट माइंड्स के अंदर जेलस भाव आएगा, और वो कहीं ना कहीं हेल्दी नहीं है साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग के लिए बच्चे की। सो दिस इज़ हाउ इसको किस तरह से इलेबरेट कर सकते हैं हम एंटरटेनिंग फॉर्म में, दिस वाज अ क्वेश्चन, क्योंकि ये बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है और इसके ऊपर हम अक्सर न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देखते हैं, इस पर हम अक्सर डिबेट्स देखते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर। सो डेफिनेटली बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, उसको अगर हम कमर्शियल ढंग से कहना चाहें फॉर द ऑडियंस तो बहुत ही डिटेल्स में काम करना ज़रूरी है। दैट इज़ हाउ रिसर्च वर्क वॉज इन्वॉल्व, और fortunately we could form whatever we aimed at, and then I was lucky to have a great team, good producer and very good actors, all belong to theatre, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड थिएटर से रहा है, तो वो एक कनेक्ट करना बहुत इजी था। और बच्चों के साथ मैंने काफ़ी काम किया, थिएटर में भी किया हुआ है, तो बच्चे भी कंफर्टेबल जोन में थे। थोड़ा सा एक जॉब है बच्चों के साथ डेफिनेटली काम करना, लेकिन किड्स आर टू गुड इन द फिल्म। आई मीन ये चीज़ अभी मैं रिलीज़ 2 जनवरी को है, उससे एक हफ़्ता पहले बोल रहा हूँ, लेकिन 2 जनवरी को ये बात सामने आ जाएगी कि किड्स आर टू गुड इन द फिल्म, दे ऑल ऑफ देम हैव वर्कड रियली वेल। अच्छा, जैसे आपने स्टार कास्ट की बात की, काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट, तो फाइनल कैसे नहीं, जैसे कि दीपान्विता पहली बार माँ का किरदार निभाने वाले, तो वो आपने कैसे सोचा कि दीपान्विता के लिए और जो मेन किरदार है उनके लिए? Casting for any film is so important, so important. I'm a lucky man that way. I'm blessed to have all good actors and all suitable actors. जितने भी बच्चों के फेसेस हैं वो मैंने जब लिखते वक्त इमेजिन किए थे लगभग वैसे हैं। मेच्योर एक्टर्स के भी फेसेस हैं, उनकी परफॉर्मेंस का स्टाइल है, इंक्लूडिंग विक्रम गोखले साहब, इंक्लूडिंग आनंद भाई, इंक्लूडिंग जॉय सेन गुप्ता और सुलभा आर्या जी और राज सुची। आई एम सॉरी इफ आई एम फॉरगेटिंग सम नेम्स, लेकिन सभी के सभी उम्दा कलाकार हैं और ऑडियंस की एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है उनके साथ। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। विक्रम गोखले साहब को स्क्रीन पर देखकर आपकी एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है, तो कास्टिंग के वक्त एक्सेप्टेंस नंबर 1। सेकेंडरी कि कैरेक्टर की शेड्स क्या हैं, वो उनकी अपने पर्सोना के साथ या जिस रूप में लोगों ने देखा है उसके साथ कैसी जाती हैं, उस पर ध्यान दिया गया। यू टॉक्ड अबाउट दीपान्विता। अब दीपान्विता डेफिनेटली डजंट कैरी द इमेज ऑफ अ होमली मदर, इंडियन होमली मदर in front of all the audience. Sometimes I belong to theatre, we go in contrast. हम कभी 25 साल के बच्चे को 62 years old गाय का कैरेक्टर दे देते हैं और उस कॉन्ट्रास्ट में समटाइम्स मैजिक हैपन्स। सो जो इमेज दीपान्विता कैरी नहीं कर रही है उसके कॉन्ट्रास्ट में जाने से भी हेल्प होती है। एंड दिस इज़ हाउ आई थॉट अबाउट इट कि क्या वो उस इमेज के साथ मैच होगी, तो कॉस्ट्यूम्स के ऊपर वैसे ही काम करना, उनकी रिफ्लेक्सेस पर वैसे ही काम करना, उनका हेयर पे वैसे ही काम करना, उन डिटेल्स के अंदर हम गए। एंड शी कुड कैरी इट वेल, शी इज़ अ गुड एक्टर। क्योंकि इस रूप में आपने कभी देखा नहीं है उनको, हमेशा ही कॉर्पोरेट लुक या ग्लैमरस लुक में देखा है, तो ये लुक डेफिनेटली एक नई लुक होगी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने के लिए, और उसमें कितने सक्सेसफुल हैं वो 2 जनवरी को पता चल जाएगा। Definitely she has delivered so well. All the actors have really done a good job. I'm a lucky man that way. I'm repeating myself. I'm a blessed person that way to have all good actors, and to accumulate all of them. I'm thankful to the producer Dharmesh Pandit. और पीयर प्रेशर की बात करें तो पीयर प्रेशर में बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को? वैसे जो मैसेज है वो हमने डेफिनेटली फिल्म में कहा है, और आई कांट रिवील द स्टोरी ऑफ कोर्स। देखिए, बच्चों के लिए अगर मैसेज देना है हमें, तो माँ बाप जो हैं वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, ये हम सबको पता है। बच्चों को लगता है कि हमें प्रेशराइज़ कर रहे हैं, हमें आज़ादी नहीं दे रहे, हमें ये चीज़ें चाहिए। आज वो सुपरमैन बनना चाहते हैं, कल स्पाइडरमैन बनना चाहते हैं। जो चीज़ इंस्पायर करे, इन्फ्लुएंस करे, उसकी तरफ दिल दौड़ने लग जाता है, और उस चीज़ को मैच्योर यानी पेरेंट्स वो समझते हैं, वो कंट्रोल करना चाहते हैं, और इसी में ही पीयर प्रेशर की शुरुआत होती है। अब पेरेंटल प्रेशर बच्चे फील करते हैं, ये तो सच है, चाहे मैं हूँ, मेरे पिताजी हों या उनके दादाजी हों, कहीं ना कहीं माँ बाप और बच्चों के बीच एक प्रेशर नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है, मगर वो प्रेशर पॉजिटिव हो, ऐसा हमारा कहना है कि कंपैरिजन हेल्दी हो। नाउ बच्चों को मुझे लगता है अपने माँ बाप से और प्यार करना चाहिए,
और अगर किसी तरह का प्रेशर फील करते हैं तो सबसे पहले अपने माँ बाप से बात करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू आउटसाइडर्स। घर पे बात करनी चाहिए कि नहीं मम्मा ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या पापा ये तो आप अच्छा नहीं कर रहे, प्लीज़। सो दे शुड सीक गाइडेंस एंड हेल्प एट द होम इटसेल्फ, नॉट आउटसाइड। तो यही मैं बच्चों से कहना चाहूँगा। और बाकी जिस एज ग्रुप के बच्चों की हम बात कर रहे हैं, वो एज ग्रुप बहुत ही नाजुक सा वक्त होता है ज़िंदगी का, और उस वक्त पे हमें पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है कि उनसे राइट क्वेश्चंस भी करवाना, उनको वो माहौल देना कि वो हेल्प सीख करने के लिए अप्रोच करें, यानी पेरेंट्स को अप्रोचेबल बनना चाहिए। ऐसा हमारा मानना है, जो फिल्म में भी हम कह रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। वरना जिस तरीके से डिजिटाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से मशीनीकरण हो रहा है चीज़ों का, चार्ली चैपलिन सेड, यू नो, when there will be time that emotions will be less and machines will be more, and it is happening. We are, you know, हम मशीन में, बच्चे भी आजकल ज़्यादा टाइम मशीन के साथ ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं बनस्पत के इंसानों के। तो ये इन सब चीज़ों के माहौल में, जिसको हम नहीं चेंज कर सकते, उस प्रोग्रेस को, उस आधुनिकीकरण को हम नहीं चेंज कर सकते, तो उस सारे माहौल के अंदर कैसे पेरेंट्स को वो माहौल क्रिएट करना होगा कि बच्चे दे अप्रोच पेरेंट्स फॉर गाइडलाइन, फॉर यू नो सीकिंग हेल्प। तो वो अप्रोचेबल बनना पेरेंट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, आखिर में एक न्यू ईयर विश हो जाओ। Hi, I'm Sunil Prem Vyas, and wish all the lovely audience a very, very happy New Year. थैंक यू सो मच। Thank you. सबसे पहले तो आप दोनों के किरदार के बारे में जानना चाहूँगा, कैसा किरदार निभाने वाला हो? हम लोग मेरा नाम मेरा नाम मूवी में दिखाया अजय, और इसका नाम लिखा है रघु। तो हमारा किरदार है कि ये अमीर है और मैं गरीब हूँ, ऐसा दिखाया। तो आपको कुछ सिखाया गया था पहले, डायरेक्टर ने कुछ सिखाया था आपको कि हाँ, वर्कशॉप रहते थे हमारे। वर्कशॉप में हमें सिखाया था कि आप लोगों का क्या सीन रहेगा, आप लोग कैसे, कौन से फैमिली, क्या नाम रहेगा, वो सब। अच्छा, दीपान्विता जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आप लोगों का? बहुत ज़्यादा अच्छा। अच्छा, सेट पे कैसे ट्रीट करते थे आपको? शेयर करना चाहिए। मस्ती। अच्छा, कितनी मस्ती करते थे और किस तरह से मस्ती करते थे, बताइए। मस्ती मतलब कोई भी चीज़ मिले उसके साथ शैतानी। एक बार तो हमने कुछ तोड़ भी दिया था। हाँ। अच्छा, तोड़ दिया तो डायरेक्टर जी ने कुछ चिल्लाया था आपको या? नहीं, आधा थोड़ा चिल्लाया। अच्छा, तो इसके अलावा क्या कुछ फिल्म में होगा, ये बताइए। फिल्म में ऐसा बताया कि हम बच्चों पे प्रेशर डाल रहे हैं ना मम्मी पापा, उसके बारे में फिल्म बना है। अच्छा, तो आपके ऊपर कभी ऐसा प्रेशर डाला है आपने? नहीं डालेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो फिल्म स्क्रिप्ट ही हीरो है, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे एक्सेप्ट किया इस फिल्म को? यू मीन टू से कैसे मेरे ये ख्याल मेरे दिल में आया था? जी। या एक्चुअली ये स्टोरी मैं आगे भी बता चुका हूँ कि मैं मेरे दोस्तों के साथ गली पे नाके पे खड़ा था, तभी ये 8-10 माएँ खड़ी थी बस की वेट करके। बच्चे शायद उनके बस में आने वाले थे, तो सभी माएँ गॉसिप कर रही थी कि यार मैंने तो डिसीजन ले लिया, ICSE में नहीं रखना है, CBSE में लेना है। कोई माँ बता रही थी मैं IG में बेटर रहता है बच्चों के लिए। तो मैं सुन के हैरान हो गया कि कोई भी एक मत पे बैठा नहीं है। खैर फिर मैं घर गया, मेरे बाजू वाले का किस्सा मैं सुनाता हूँ। उधर भी यही हुआ था कि उसके बच्चे ने सबसे पहले जानकी देवी में एडमिशन लिया, उसके बाद 2 साल के बाद उसने रायंस इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन लिया। फिर वहाँ की एजुकेशन सिस्टम शायद उसको पसंद नहीं आई, तो उसने उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कांगारू किड्स में एडमिशन लिया, और राइट नाउ दे आर इन विबग्योर करके। तो मैं देखा ये कंटिन्यूस ये लोग चेंज करते जा रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम नहीं।
जिस एजुकेशनल सिस्टम जिसको हम लोग फॉलो कर सके। हमारे वक्त में क्या था, मेरे पिताजी ने कान पकड़ के घर की सबसे नज़दीक वाली स्कूल में बिठा दिया पढ़ने को। उस वक्त भी ए फॉर एप्पल ही था और इस वक्त भी ए फॉर एप्पल ही है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया है। उस टाइम भी 1+1=2 था, आज भी 1+1=2 है। तो इतनी सारी शैक्षणिक पद्धतियाँ जो बन गई, तो वो मुझे मेरे थॉट में आ गई और वहाँ बच्चों के अंदर कंपैरिजन कंपटीशन खड़ी हो जाती थी। तो ये कंपैरिजन कंपटीशन शब्द मुझे एकदम ठीक लगा और बाजू वाले का किस्सा देख के भी लगा कि ये लोग माएँ, ज़्यादातर माएँ इसको फॉलो कर रही है, इसको दिखा दूँ मैं। मेरा बच्चा तो अब आईजी में पढ़ता है और आईजी तो सबसे बेस्ट है। इस टाइप की सिस्टम को लेके मैंने मेरी वाइफ के साथ डिस्कशन किया, यार ये क्या चल रहा है। और मैंने एक 2 पेजर स्टोरी लिखी कंपैरिजन कंपटीशन पे। तो स्टोरी मेरी वाइफ को बहुत अच्छी लगी, तो हमने सोचा कि चलो इस पर कुछ मूवी बनाते, छोटे बच्चे की, छोटे स्मॉल बजट की। और सुनील भाई से मेरा फिर परिचय हुआ। मैंने बोला यार ये सब्जेक्ट है, तू इस पर कुछ मुझे गूँथ के दे। और उन्होंने इतनी अच्छी एक स्टोरी लिखी इसके ऊपर, तो हम लोग ने सोच लिया कि हाँ अब तो बना दे मूवी। और आज फिर धीरे धीरे वो उसमें आकार लेते गई स्टोरी और बाद में हम लोग शूट करके आज हम इस जगह पे खड़े कि आज 2 तारीख को रिलीज़ करने जा रहे हैं। अच्छा, फिल्म को जो है सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो फिल्म को कंपेयर किया जा सकता है तारे चिल्लर पार्टी जैसी फिल्म से, तो क्या कहना चाहिए अलग मूवी नहीं, तारे जमी पर इसके साथ सब्जेक्ट दिखाया गया था पीयर प्रेशर, हाँ पीयर प्रेशर, इस तरह से अलग है कि देखो एकदम लोअर मिडिल क्लास की तो बात है ही नहीं, लेकिन ज़रा अपर मिडिल क्लास होता है, उसमें माँ बाप दोनों कमाने जाते, दोनों यही सोचते कि ये ज़माने में मेरा बच्चा कैसे लड़ पाएगा। तो उस चिंता में वो लोग बच्चे के पास समझो स्कूल से आने के बाद 5 घंटे का फ्री वक्त है, तो 5 घंटों को लोग बांट देते, कराटे क्लास में डाल देंगे, योगा में डालेंगे, मैथमेटिक्स का टीचर को रख देंगे। यानी बच्चे के पास खुद के लिए 1 घंटा भी नहीं बचता टीवी देखने के लिए। थोड़ा सा वक्त मिल गया और अगर टीवी देखते हुए मिल गया तो माँ सोचेगी ये वक्त का यूज़ करके उसको गिटार क्लास में डाल देते। मतलब बच्चे के पास खुद का कोई वक्त नहीं बचता है। तो ये स्टोरी एकदम अपर मिडिल क्लास की या मिडिल क्लास की है, एकदम लोअर क्लास की नहीं, कि वहाँ तो ये सब झंझट होती नहीं है। तो उस नज़र से मैं सोचता हूँ कि ये तारे ज़मीं पर तो डिसलेक्सिया का कोई मतलब एक पर्टिकुलर रोग के कारण ऐसे बच्चों पे आधारित थी वो स्टोरी। यहाँ वो नहीं, यहाँ जनरल समाज में जो सारे बच्चे उनको ध्यान में रख के स्टोरी रची गई है। और कंपैरिजन कंपटीशन, ये जो 2 विष है जो हम बच्चों में घोलते, अनजाने में घोल देते, तो उसके कारण आगे जाके वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डॉक्टरी करना चाहता है तो 10-15 लाख का वो डोनेशन देता है। अब इतने सारे पैसे उसने देखा मेरे पिताजी कैसे भी करके जुगाड़ करके ले आए, तो अब वो अच्छा इंसान नहीं बन पाता। वो यही चाहता कि मैं पहले कैसे ये पैसे कवर करूँ जो मेरे पिताजी ने यहाँ वहाँ से लोन ला के लिए थे। और उस चक्कर में वो थोड़ा सा मतलब उसके अंदर विष जो घुल गया तो वो समाज में मतलब वो अच्छी तरह से डॉक्टर नहीं बन पाता। मतलब उसके सब कटिंग रहते, कहाँ पर भी लैब पे भेजेगा तो वहाँ से उसका कटिंग होता है। तो हम अच्छा इंसान नहीं बना पाए और न ही अच्छा डॉक्टर भी बना पाए। तो मैं वही उसी चीज़ पे कंसंट्रेशन किया कि कंपैरिजन कंपटीशन इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी। यही बताने के लिए मैंने कोशिश की। नॉट ओनली दैट, एजुकेशन जितनी संस्था है, जितनी स्कूल है, मेरी स्कूल सबसे ज़्यादा अच्छी है, उसमें इतना डोनेशन है, ये भी एक गलत चक्कर चल रहा है। मतलब सभी लोग जैसे धंधा करने बैठ गए। स्कूल अब वैसे वाली स्कूल नहीं रही जहाँ हमको बैठा देते थे माँ बाप लेके जाके, और वहाँ मतलब टीचर मारते भी थे और हम लोग सहन भी करते थे। और हम अगर फरियाद करते मम्मी को कि हमको मारा तो अच्छा हुआ, वो कभी हमारे पक्ष नहीं लेते थे। आज के टाइम में ऐसा नहीं, जाके माएँ पहुंच जाती है और पुलिस को बुला लेती है, टीचर को अंदर करवा देती। तो आई थिंक काफ़ी फ़र्क आ गया है ये सिस्टम में। तो ये सब चीज़ें हमने दिखाई है इसमें मूवी में। थैंक यू। अरे बाप रे।
ग्लेयर तो नहीं आ रही मेरे चश्मे की चश्मे की ग्लेयर मेरे हमेशा आती है। आपसे बात करूं? सबसे पहले तो फिल्म का सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो जी। कैसे आई आपके पास फिल्म, एक्चुअली पता नहीं लोगों को ये मालूम था कि मैं टीचर थी, तो बच्चों से काफ़ी मेरा मतलब मैं कंफर्ट लेवल रहता है मेरा, वो तो मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ। लेकिन ये है कि सुनील को मैं जानती थी, तो थिएटर का आदमी है तो जाहिर है हमारी बिरादरी का है। तो जैसे उसने उसके पास से आया मुझे मैसेज किया ऐसे बनना है, क्योंकि धर्मेश जी को मैं नहीं जानती थी जो प्रोड्यूसर है, तो और बच्चों की फिल्म में तो फिर ना बोलने का कुछ था ही नहीं मेरे लिए। अच्छा, इससे पहले आपने काफ़ी अच्छे अच्छे किरदार निभाए हैं, तो जी। ये किरदार आपको उस किरदार से कैसे अलग करेगा और क्या रिसर्च की है आपने किरदार निभाने की? मैं सच्ची बात अगर बताऊं तो उसको आप मेरे में जो कमी है कह सकते हैं, मेरा रिसर्च वगैरह कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर समझ में आए तो जो फिर आपका दिल से जो निकलता है, अभिनय बोलो या एक्सप्रेशंस बोलो या थिंकिंग अबाउट द कैरेक्टर बोलो, वो मेरे लिए होता है। जो मतलब तैयारी करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि अरे लोग कैसे, मैंने कितनी भी तैयारी करने की कोशिश की तो होती नहीं मेरे से। लेकिन क्या है कि अगर डायरेक्टर से आपकी ट्यूनिंग हो और अगर आपको सब्जेक्ट पसंद हो तो फिर मुझे लगता है ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। और दूसरा ये है कि एक माँ, एक टीचर, एक जागरूक सिटीज़न, तो ये सब्जेक्ट ऐसा था कि जो जो मेरे करीब था, बिकॉज मुझे मालूम है कि जो बच्चों पे आजकल प्रेशर आते हैं, और मैं सिर्फ पेरेंट्स को नहीं ब्लेम करूँगी, बिकॉज इतना कंपटीशन चल रहा है सोसाइटी में कि वो पेरेंट्स, इट्स लाइक विशियस सर्कल नाउ, बिकॉज पेरेंट्स को फिर उस स्टैंडर्ड तक रहना पड़ता है कभी कभी। अब कुछ लोग जो है ज़रा ज़्यादा करते हैं तो फिर बच्चों पे कैसा प्रेशर आता है। तो मेनली ये बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, और मैं तो बोलूँ सोसाइटी के लिए बनी हुई फिल्म है, और जो बनाई भी बच्चों ने और पेरेंट्स ने। हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड में हैं, असल में तो बच्चों की फिल्म है ये। जैसे कि कहा कि ये बच्चों की फिल्म जी। है, सही में कैसा माहौल रहता था बच्चे? आपको मालूम है ना, सिर पे बच्चे रहे, लेकिन मेरा प्रॉब्लम था नहीं, इसलिए कि मैं स्कूल में और कॉलेज में बच्चों को हैंडल कर चुकी हूँ मतलब स्कूल में मेनली किया हुआ है, जो क्योंकि इसमें तो स्कूल के बच्चे थे। तो अगर आपको मालूम है कि बच्चे जब तक शैतानी नहीं करेंगे थोड़ी सी, और सबसे ज़्यादा ये अच्छी बात थी कि उन लोगों की ट्यूनिंग अच्छी थी, मतलब वो लोग पिकनिक ही मना रहे थे, जो इतने सारे बच्चे थे। वो ऐसा नहीं था कि मैं वन अप करूँगा या कुछ करूँगा। मुझे लगता है इसका क्रेडिट सुनील को जाता है, हमारे डायरेक्टर को जाता है, कि बच्चों के साथ इतना पेशेंटली काम करना और उनसे अच्छा काम निकलवाना, और वो ऐसा कि वो आर्टिफिशियल ना लगे। तो मुझे लगता है कि वो उसने बहुत अच्छी तरह से वो कर लिया सुनील ने, और मज़ा आ रहा था, क्योंकि बच्चे बच्चों की तरह बिहेव करेंगे तो ही वो, नहीं तो फिल्म में आर्टिफिशियल एक्टिंग करेंगे ना अगर रियल एक्टिंग नहीं करेंगे। आखिर में ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि फ़िल्म देखो, और ये नहीं कि कोई प्रीचिंग कर रहे हैं हम लोग या कुछ कर रहे हैं। देख के आपको ऐसा लगेगा कि आपकी अपनी फ़िल्म है, और आपको थोड़ा सा सोचने के लिए ये मजबूर करेगी फ़िल्म, और फिर हो सकता है कि आपके एटीट्यूड में जो पेरेंट्स है या जो बाकी मेंबर्स है सोसाइटी के, थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, जिसके मैं वो करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।